हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 61 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इन लेक्चर्स के पीडीएफ है वो आपको आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है वहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बेसिकली इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्लैट स्लैब्स थे उसमें हम पैटर्न लोडिंग का कंसिडरेशन कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो पैटर्न लोडिंग का कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, वेयर वी विल मूव टू दी जो हमारा क्लॉज है आईएएस 456 का वो क्या कहता है, फिर हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे वी आर यूजिंग अ पैटर्न फॉर लोडिंग। ठीक है, तो हमारे जो लोड्स हैं उसमें डेड लोड है हमारा और एक इम्पोज्ड लोड है, जो कि बेसिकली हम कभी कभी लाइव लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस आईएएस 456 के क्लॉजेस में पढ़ा था कि जो कॉन्टिन्यूअस बीम्स और फ्रेम्स हैं, रिजिड फ्रेम्स हैं जहां पे जॉइंट्स हमारे रिजिड हैं, ठीक है, वहां पे जो वर्टिकल लोड्स हैं, अभी हम वर्टिकल लोड्स की बात कर रहे हैं। वर्टिकल लोड्स आर बेसिकली ये हमारे डेड लोड है और हमारे इम्पोज लोड है जिसको हम लोग लाइव लोड भी बोलते हैं, इसको हम आईएल भी लिख लेते हैं। तो ये जो लोड्स हैं ये हमेशा जब हम डिजाइन करते हैं मेंबर्स की, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की, तो इस तरह अरेंज करने हैं कि दे शुड बी अरेंज्ड इन मोस्ट अनफेवरेबल पोजीशन। ठीक है, और हमारा जो स्ट्रक्चरल डिजाइन हो उस एलिमेंट की वो रियलिस्टिक हो, और पैटर्न भी हमारा जो लोडिंग का हो मोस्ट अनफेवरेबल तो है बट वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारा इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईएएस 456 क्लॉज 22.4.1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लाइव लोड्स वर गिवन फॉर द एनालिसिस पर्पस, जिसकी बेसिस पे हम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स निकालते थे। तो जो ये अरेंजमेंट है लाइव लोड्स का, ठीक है, इट इज बेसिकली अ पैटर्न ऑफ लोडिंग। तो इसको हम कहते हैं पैटर्न लोडिंग। ठीक है, जहां पर हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लाइव लोड को अपने एनालिसिस में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारा स्टैंडर्ड जो लोडिंग पैटर्न हो गया जिसमें हमारा डेड लोड प्लस लाइव लोड जो है वो हमारा लोडेड है स्ट्रक्चरल मेंबर में ओवर फुल स्पैन्स। ठीक है, ये हमारा केस 1 है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम अपना पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा लोडिंग आएगी वो सर्विस लोड पर हम इसको लोड करेंगे और फैक्टर्ड लोड्स हम निकाल लेंगे डिजाइन के लिए। ठीक है, दूसरा केस ये बनता है कि हम डेड लोड ओवर ऑल स्पैन्स कंसीडर कर लें, और जो लाइव लोड है वो केवल उन सेक्शंस पे क्रिटिकल स्पैन्स पे कंसीडर करें, लाइव लोड्स ऑन क्रिटिकल स्पैन्स। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स आएंगे और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स आएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे इस वाले कंडीशन से। ठीक है, एंड दे शैल आल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन सर्विस लोड, और फिर जब डिजाइन लोड निकालेंगे तो हम उनको सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड्स को। तो जो ये वाला केस है, दिस इज अ केस ऑफ पैटर्न लोडिंग, जहां पर हमने कंसीडर ये किया कि हमारा सभी स्पैन्स जो हैं वो हमारे डेड लोड्स पे लगा हुआ है, और कुछ ऐसे स्पैन्स हैं जो क्रिटिकल स्पैन्स हैं उस पे हमारा लाइव लोड या इम्पोज लोड है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट्स आएंगे वो हमारे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वो हमारा फुल स्पैन की लोडिंग के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट होंगे। तो ये देखा गया बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स कि जो ये केस है कॉन्टिन्यूअस रिजिड फ्रेम्स और कॉन्टिन्यूअस रिजिड बीम्स के केस में, ये वाला जो केस है दिस वाज अप्लीकेबल, हमने पढ़ा था कि ये हमारा तब तक अप्लीकेबल है जब लाइव लोड और डेड लोड का जो रेशियो है, दिस इज सर्विस लोड रेशियो। ठीक है, यहाँ फैक्टर्ड लोड नहीं है, सर्विस लोड के रेशियो पे ये रेशियो जो है दैट इज लेस देन 0.75 यानी 3/4 बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइव लोड जो है वो जब तक
डेड लोड के 3/4 से कम रहेगा, तब तक हमारा जो हम लोडिंग कंसिडरेशन है उसमें सभी स्पैन्स में हमारा डेड लोड और लाइव लोड लोडेड है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हम पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये रेशियो, ठीक है, जैसे ही ये रेशियो जो हमारा लाइव लोड और डेड लोड का रेशियो 0.75 से एक्सीड करता है, ठीक है, तब हमने ये देखा कि हमारे जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स हैं वो चेंजेस आने लगते हैं। तब हमें क्या करना होता है, पैटर्न लोडिंग का कंसिडरेशन अपने एनालिसिस में करना होता है, जिसमें हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स कंसीडर करते हैं लाइव लोड्स के अपने एनालिसिस में फॉर डिटरमाइनिंग दी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये क्लॉज 22.4.1 में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर एक हमारा रिजिड फ्रेम है तो यहां पर आपका एक पैटर्न लोडिंग का केस 1 है, एक केस ये है केस ए, जब हमारा लाइव लोड और डेड लोड रेशियो 0.75 से एक्सीड कर रहा है। पहला केस तो हमने देख लिया कि इसमें जो डिजाइन इंपोज लोड है, अगर इट इज नॉट एक्सीडिंग 3/4 ऑफ नॉमिनल डेड लोड, तो इंपोज लोड और डेड लोड्स हमारे सभी स्पैन्स पे लोडेड है। ठीक है, तो हमारा डिजाइन बेंडिंग मोमेंट हम निकाल लेंगे। दूसरा केस कि अगर लाइव लोड और डेड लोड हमारा 0.75 से यानी 3/4 ऑफ रेशियो से ज्यादा है, तो केस ए ये है कि हमारा जो स्पैन्स है उसमें डेड लोड ऑन सभी स्पैन्स में है और ये जो ब्लैक बोल्ड है उस पे हमारा लाइव लोड भी आ रहा है, यानी अल्टरनेट स्पैन्स पे हमारा लाइव लोड भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका डिफरेंट होगा। तो ये देखा जाता है कि जब आप ये वाला बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो, ठीक है, और एक केस हमारा था कि जब आपने फुल लोड्स कंसीडर किए, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब आपने ये वाला केस लिया, आइटम 1 में जो केस था इसको हम लोग ले लेते हैं केस 1। केस 1 ये कहता है कि हमने सभी स्पैन्स पे फुल लोडिंग की हुई है, लाइव लोड और डेड लोड की। तो उस केस में जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है जो कि मिड स्पैन नियर अबाउट मिड स्पैन ऑफ किसी भी बीम, किसी भी मेंबर के बीच में आ रहा है, ठीक है, जो हमारी बीम्स है उसके या स्लैब्स के केस में, तो हमारा जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वो हम मान लेते हैं MF प्लस M, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट फॉर फुल लोडिंग केस। ठीक है, उसको हमने F जो डिनोट कर रहा है, दिस इज फुल लोडिंग केस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, केस 2 हमारा क्या हुआ, दिस इज कैलकुलेटेड मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट फॉर फुल लोड कंडीशन, और केस 2 में हमने पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स लिए क्रिटिकल स्पैन्स पे। अभी हम डिफरेंट पैटर्न्स पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रीवियस 22.4.1 क्लॉज में डिस्कस कर रखा है। तो पैटर्न लोडिंग के केस में जो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकल के आया, हमने अज्यूम किया कि ये एक केस है जिसमें हमारा जो क्रिटिकल स्पैन्स हैं उसमें हमने अल्टरनेट स्पैन्स पे लाइव लोड को लोड किया हुआ है। तो वो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आया वो MP पैटर्न लोड की वजह से आया, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू पैटर्न लोड्स, और पैटर्न लोड्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स में हो सकते हैं। तो जब आप इनको कंपेयर करते हो तो ये देखा गया कि जो हमारा ये वाला बेंडिंग मोमेंट है पैटर्न लोडिंग की वजह से MP मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, दिस इज ग्रेटर देन फॉर सर्टेन पैटर्न्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, ये हमारा फुल लोडिंग कंडीशंस से ज्यादा निकल कर आता है, कभी कभी तो मोर देन 100%। मतलब अगर ये वैल्यू हमारी x थी तो समटाइम इट गोज टू 100x। ठीक है, तो अब ये जो कंसिडरेशन है इसको हम डिजाइन में कैसे कंसीडर करेंगे, इसके लिए हमने डिफरेंट लोडिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो हमारा लाइव लोड और डेड लोड का रेशियो है वो हमने डिवाइड किया। रिजिड फ्रेम्स और रिजिड बीम्स के केस में, कॉन्टिन्यूअस बीम्स और कॉन्टिन्यूअस फ्रेम्स के केस में जो रेशियो था, तो यहां पर जब हमने 22.4.1 क्लॉज पढ़ा था तो वहां पे जो बाउंड्री कंडीशन थी हमारी पैटर्न लोडिंग को कंसीडर करने के लिए, वो थी हमारी लाइव लोड और डेड लोड का जो रेशियो है वो 0.75 है।
ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्ट डिजाइन मेथड की बात करते हैं, अभी हम चलते हैं डायरेक्ट डिजाइन मेथड की, जो कि हमारा क्लॉज 31.4.6 डील करता है। तो डायरेक्ट डिजाइन मेथड में वी हैव अज्यूम्ड कि दिस मेथड इज बेसिकली अप्लीकेबल टू फ्लैट स्लैब्स, जहां पर हमारा जो रेशियो है लाइव लोड और डेड लोड का वो अप टू 3 है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम लिमिट यहां 3 तक की है कि हमारा डायरेक्ट डिजाइन मेथड हमारा इस रेशियो तक अप्लीकेबल है। तो डीडीएम के एनालिसिस के लिए जब पैटर्न लोडिंग का एनालिसिस किया तो वहां पे हमने बाउंड्री कंडीशन जो रखी वो रखी केस 1, जिसमें जो लाइव लोड है और डेड लोड का रेशियो है वो हमारा 0.5 से कम है, और दूसरा केस कि हमारा लाइव लोड और डेड लोड का जो रेशियो है वो हमारा 0.5 से तो ज्यादा है बट इट इज लेस देन 3, एंड दिस इज फॉर डायरेक्ट डिजाइन मेथड। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे अमेरिकन कोड हैं, अमेरिकन कोड के स्टैंडर्ड्स हैं और कैनेडियन कोड के स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें ये रेशियो जो है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, बट इंडियन स्टैंडर्ड्स में डायरेक्ट डिजाइन मेथड की एप्लीकेबिलिटी लाइव लोड और डेड लोड की अप टू 3 है। तो जब हमने 3 तक अलाउ किया अपने मेथड को, तो वहां पर हमारे पैटर्न लोडिंग को आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक सर्टेन रेशियो पे। तो हमने वहां पर 0.75 कंसीडर किया था रेशियो बाउंड्री कंडीशन, यहां पर हमने 0.5 कंसीडर किया कि अगर हमारा लाइव लोड और डेड लोड का रेशियो जो 0.5 है तो उस केस में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा वो MF X होगा, अगर हम अज्यूम कर लें। और यहां पर जो आप इस रेशियो, इस रेंज में जब रेशियो पे की बात करेंगे तो निकल के आएगा MP कंसिडरिंग दी पैटर्न लोडिंग। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि हम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज there will be no likelihood of negative bending moment increase। जो मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वो हमारे सपोर्ट्स पर हो रहा है, तो वहां पर हमारा मतलब बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो कैलकुलेट करते हैं वो उस पर हम स्टडी नहीं करते हैं, बिकॉज जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है सपोर्ट पे तभी मिलता है हमारा जब सपोर्ट के दोनों साइड जो है वो हमारे लोडेड हो। ठीक है, तो इस वजह से दोनों केसेस में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड, यहां पे जो हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है MF निगेटिव मैक्सिमम, वहां पे ऑलरेडी हमने फुल लोड्स के लिए कंसीडर कर रखा है, तो उससे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो हम अपने स्टडी एनालिसिस में इसको कंसीडर नहीं करते, वी ओनली स्टडी दी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अब ये देखा गया कि जब आप फ्लैट स्लैब के एनालिसिस पर जाते हो, ठीक है, तो अगर हमारा रेशियो 0.5 से कम था लाइव लोड और डेड लोड का, तब तो हमारा सिंपल है कि हमने सभी फुल लोड्स के लिए अपने डिजाइन मोमेंट्स निकाल लिए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। लेकिन जब ये रेशियो 0.5 से 0.3 आता है, हमारी लोडिंग कंडीशन ऐसी है, तो उस केस में हमें अपने पैटर्न लोडिंग को कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट्स हैं पैटर्न लोडिंग की वजह से दे आर समटाइम्स हायर देन 100% जो हमने फुल लोडिंग के लिए कैलकुलेट किए थे। तो जो हमारा एक्सेस होगा, अगर हम इसको लिखें कि M एक्सेस, जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट में, मैक्सिमम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट में जो एक्सेस हुआ वो कितना हुआ, MP पैटर्न लोडिंग की वजह से जो कैलकुलेट किया, और फुल लोडिंग के केस में जो आपने कंसीडर किया था MF माइनस प्लस मैक्स। तो जो ये इसका मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, ये हमारा कम और ज्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो कॉलम्स हैं, जो
रिलेटिव स्टिफनेस है कॉलम्स की वो क्या है, उसको असेस करने के लिए हमने एक पैरामीटर दिया हुआ है अल्फा, जो कि आपने देखा था कि अल्फा सी जिसको हम डिनोट करते हैं, विच इंडिकेट्स रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स। रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स को मेजर करने का एक पैरामीटर है जो कि इफेक्ट करता है हमारा कि हमारे जो बेंडिंग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे। रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स, ठीक है, सी का मतलब यहाँ कॉलम्स है, तो अल्फा सी आपने यूज किया था पिछले जो वीडियो में थे। अगर आप अल्फा सी देखोगे तो वह कैसे वो डिजाइन मोमेंट्स को अफेक्ट कर रहा था वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो अल्फा सी है, अगर हमने ये देखा, ये स्लैब है, ये कॉलम्स हैं, ये हमारे कॉलम 1 है, और ये इसके नीचे जो कॉन्टिन्यूस कॉलम 2 है ये हमारा स्लैब है, ठीक है। तो इस जॉइंट पर अगर हम अल्फा सी निकालें तो दैट इज गिवन बाय समीशन ऑफ सिग्मा के सी डिवाइडेड बाय स्लैब, ठीक है, प्लस फ्लेक्चरल स्टिफनेस ऑफ बीम्स। बिकॉज हमारा जो स्लैब है यहाँ फ्लैट स्लैब है तो बीम्स हमारी है नहीं, तो हमारा सिग्मा के बी जो बीम्स है उसके लिए सिग्मा की भी फ्लेक्चरल स्टिफनेस 0 होगा, तो दैट विल बी गिवन बाय सिग्मा के सी अपॉन सिग्मा के एस। यानी फ्लेक्चरल स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स जो हमारा कॉलम 1 और 2 था उसका समीशन फ्लेक्चरल स्टिफनेस निकालेंगे, विच इज बेसिकली मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट स्लोप, ठीक है। और सिमिलरली जो स्लैब यहां पर है इस डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट तो इस डायरेक्शन का स्लैब कंसीडर होगा, अगर हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन वाला हमारा स्लैब कंसीडर होगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा ये पैरामीटर है अल्फा सी जो कि रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है, वो हमारा बेसिकली गवर्न करता है कि जो हमारा ये बेंडिंग मोमेंट, जो एक्सेस बेंडिंग मोमेंट है, उसको आपको कैसे डिजाइन में कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये देखा गया कि जब अल्फा सी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अल्फा सी की वैल्यू अगर ज्यादा है, अल्फा सी की वैल्यू ज्यादा है, तो जो ये एक्सेस है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का एक्सेस है, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का जो एक्सेस मोमेंट है ये हमारा लो वैल्यू होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो इसको क्वांटिफाई करने के लिए अल्फा सी एक मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाई की हमारे IS 456 ने। अल्फा सी मिनिमम एक हमारा मिनिमम रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ कॉलम्स कितना होना चाहिए, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा जो एस्पेक्ट रेशियो है स्लैब का, किसी भी पैनल का L2/L1 कितना है, लाइव लोड और डेड लोड का रेशियो कितना है, और बीम स्टिफनेस पैरामीटर कितना है, बीम स्टिफनेस पैरामीटर, ठीक है। बीम स्टिफनेस पैरामीटर हमारा जो है अल्फा बी से डिनोट करते हैं, दिस इज बेसिकली 0 बिकॉज फ्लैट स्लैब में हम ये कंसीडर नहीं करते, तो हमारा ये दो रेशियो पर हमारा अल्फा सी मिनिमम निकल कर आता है। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि पैटर्न लोडिंग का क्या इफेक्ट होगा कि अगर हमारा जो रेशियो है लाइव लोड का और डेड लोड का वो एक्सीड कर रहा है 0.5 से एंड इट इज लेस देन 3 इन डायरेक्ट डिजाइन मेथड, तो पहला केस ये है कि जो हमारा अल्फा सी है वो अल्फा सी मिनिमम से ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो डिफरेंस होगा, जो एम एक्सेस की वैल्यू आपने निकाली, वो डिफरेंस जो होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। यानी पैटर्न लोडिंग की वजह से जो आप अल्टरनेट स्पैन या अदर कोई पैटर्न फॉलो करे उसकी वजह से जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालोगे वो बहुत ज्यादा हमारा इस वाले मैग्नीट्यूड से वेरी नहीं करेगा। तो एक्सेस वैल्यू की डिफरेंस 0 की तो हम इग्नोर कर देंगे और हम इस वाले मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर लेंगे अपने डिजाइन में, ठीक है। तो एक केस ये हो गया कि अल्फा सी जो है क्वांटिफाई कर दिया गया अल्फा सी मिनिमम वैल्यू, जो कि हमारे टेबल 17 ऑफ IS 456 में स्पेसिफाई है। अगर हमारा रेशियो देख रहे हैं 0.5 से बढ़ता हुआ जा रहा है 3 तक, और L2/L1 रेशियो जो है वो अगर हमारा 0.5 के करस्पॉन्डिंग 0.5 से 2 तक वेरी कर रहा है तो अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर अगर हमारा 1 के 3, 4, 5 केसेस हैं और डिफरेंट L2/L1 रेशियो के लिए हमारा डिफरेंट अल्फा सी मिनिमम है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो एक गिवन
लाइव लोड और डेड लोड रेशियो के लिए अगर हमारा जो स्पैन रेशियो एस्पेक्ट रेशियो बढ़ रहा है तो हमारा अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू बढ़ रही है। जो रिलेटिव स्टिफनेस की कॉलम है मिनिमम जो है वो स्पेसिफाई कर दी गई। अगर कैलकुलेटेड जो अल्फा सी है जो एक्चुअल फ्लैट स्लैब में होगा अगर वो ज्यादा आती है तो उस केस में आपको सभी स्पैन्स में फुल लोडिंग के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिजाइन मोमेंट मिल रहा था वही आपको कंसीडर करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो डिफरेंस आएगा पैटर्न लोडिंग की वजह से वो इनसिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें, दूसरा केस ये है कि अगर हमारा ये वैल्यू अल्फा सी जो आपने कैलकुलेट की है अल्फा सी मिनिमम से कम आ गई, यानी रिलेटिव स्टिफनेस जो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू है कोडल की उससे कम आके निकल के आती है कॉलम्स की, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो ये एम एक्सेस की वैल्यू थी, एम एक्सेस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम वैल्यू थी ये हमारे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा, ठीक है, बिकॉज पैटर्न लोडिंग की वजह से देयर आर चांसेस कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है दैट विल बी वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू एम फुल लोडिंग के केस में जो आपने कैलकुलेट किया था उससे काफी ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, जो आपने एम एफ मैक्स निकाला था फुल लोडिंग के केस में जो कैलकुलेट किया था बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, उसको आप एक फैक्टर कोफिशिएंट बीटा एस से इंक्रीज कर देंगे अगर हमारा अल्फा सी जो है अल्फा सी मिनिमम से कम है, और वो बीटा एस क्या होगा, दैट इज गिवन बाय 1 प्लस। तो आप देख रहे हो आप यू आर इंक्रीजिंग द बेंडिंग मोमेंट, तो हमारा जो एम आपका डिजाइन मोमेंट होगा कंसीडरिंग दी पैटर्न लोडिंग वो हमारा हो जाएगा बीटा एस मल्टीप्लाइड बाई जो आपका फुल लोडिंग यानी सभी स्पैन्स पे लाइव लोड और डेड लोड था उसके करस्पॉन्डिंग जो आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला था उसमें आप बीटा एस मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज अगर अदरवाइज अगर उस पैटर्न लोडिंग की वजह से कैलकुलेशन पर जाओगे तो दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब। इसलिए कोड ने हमारा एक ये पैरामीटर बीटा एस क्वांटिफाई करके दे दिया कि आप बीटा एस से मल्टीप्लाई कर दो उस फुल लोड के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिजाइन मोमेंट आया था। तो बीटा एस दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि अल्फा सी और अल्फा सी मिनिमम का रेशियो कितना है और डेड लोड और लाइव लोड का रेशियो कितना है। तो आपने इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लिया डब्ल्यू डी बाई डब्ल्यू एल को, इसको आप आर रेशियो लिख लो तो दैट विल बिकम 1 प्लस 2 माइनस आर डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अल्फा सी अपॉन अल्फा सी मिनिमम। तो बिकॉज यहाँ पे अल्फा सी जो है अल्फा सी मिनिमम से कम होगा इस फॉर्मूले में, तो ये पैरामीटर जो होगा वो पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में आएगा, बिकॉज इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। और ये तो हमारा ये जो वैल्यू है बीटा एस जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब हम वी आर इंक्रीजिंग दी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कंसीडरिंग दी पैटर्न लोड्स, ठीक है। तो कितना इंक्रीज करना है, बाई बीटा एस, दिस इज व्हाट कोड इज सेइंग, ठीक है। और अल्फा सी इज द रेशियो ऑफ फ्लेक्चरल स्टिफनेस ऑफ द कॉलम्स अबव एंड बिलो द स्लैब्स टू द फ्लेक्चरल स्टिफनेस ऑफ स्लैब्स एट अ जॉइंट टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट्स, जिस डायरेक्शन में आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो आपने वैल्यूज देखी अल्फा सी मिनिमम की, अगर इसके बीच में कोई रेशियो है, ठीक है, कि आपका जो इम्पोज लोड और लाइव लोड का रेशियो अगर मान लीजिए आता है 1.2, तो इसके बीच में फिर आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। ये इंटरपोलेट करिए और L2 by L1 की रेशियो इंटरपोलेट करके, तो इंटरपोलेशन टेक्निक से आप इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए अल्फा सी मिनिमम की आप वैल्यू निकाल लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आप ये देख लेंगे कि अभी रेशियो कितना आ रहा है, 0.5 से ऊपर होगा तो पैटर्न लोडिंग कंसीडर करनी है, ठीक है। पैटर्न लोडिंग कंसीडर करने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो क्लॉज है, ठीक है, ये बेसिकली इसलिए रखा गया टू लिमिट द पॉसिबल इंक्रीज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट्स, ठीक है, ड्यू टू पैटर्न लोडिंग, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।